तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया है और उसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, जहां पर हमने sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 इन सभी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होते हैं, बट अब हमें ये पढ़ना है कि उस हाइब्रिडाइजेशन को निकाला कैसे जाता है। दैट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन की बात अब हम करने जा रहे हैं। तो इस हाइब्रिडेशन को भी 3 मेथड से डिटरमाइन किया जा सकता है, और भी बहुत सारे मेथड है जहां से डिटरमाइन किया जा सकता है, बट हम यहां पर 3 मेथड की बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेथड फर्स्ट की मैं बात करता हूं। मेथड फर्स्ट में मैं बात करूं, अगर हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे दी जाए या हाइड्रोकार्बन दे दी जाए, उनके अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले मैं वो बात करता हूं। इफ ए कार्बन attach with only single bond then the hybridization of carbon is sp3। पहला मैंने क्या बोला, अगर कोई मेरा एक ऐसा कार्बन जो केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, देन उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, ये CH4 का मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं, यहां CH4 के अंदर आप देख पा रहे हैं कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और को भी केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। बात क्लियर है। इसी तरह मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैं लेता हूं C2H6, इथेन, क्या बोलते हैं इसे, इथेन बोलते हैं, C2H6। एक कार्बन जिसने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं और चौथा बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बना रखा है। दैट मींस यहां भी कार्बन के पास केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है केवल केवल, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हाइब्रिडेशन भी sp3 हो जाएगा कार्बन का। बात क्लियर है। ये थी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ ए कार्बन अटैच विद ओनली डबल बॉन्ड, अगर कोई ऐसा कार्बन वो केवल और केवल एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, दैट मींस कोई एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें मेरा कोई एक कार्बन केवल एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, देन उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 हाइब्रिडेशन कहलाएगा। बात क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं C2H4, दैट मींस ये देख पा रहे हैं आप, ये है मेरा C2H4 जिसमें एक कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और 2 सिंगल बॉन्ड है जिससे वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा sp2, क्योंकि हमने क्या बोला, अगर कोई कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। बात क्लियर है। इसी तरह मैं नेक्स्ट बात करता हूं, इफ ए कार्बन अटैच विद 2 डबल बॉन्ड, अगर कोई कार्बन मेरा 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या फिर और 1 ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्या बोला मैंने, अगर कोई मेरा एक ऐसा कार्बन जो या तो 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, देन उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन कहलाएगा। बात क्लियर है। इसके भी एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख पा रहे हैं आप C2H2, 2 कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन है, तो दोनों कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। दैट मींस वो मेरा एक कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं बात करूं ये वाले मॉलिक्यूल की, इसमें आप देख पा रहे हैं सेंटर वाला जो कार्बन है वो कार्बन 2 डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उस सेंट्रल कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। बात क्लियर है। तो sp में 2 कंडीशन क्या पड़ी, sp में 2 कंडीशन हमने पढ़ ली है कि अगर कोई कार्बन या तो 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो या एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, दोनों केस में उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन आएगा। sp2 के अंदर केवल और केवल एक ही डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, और सारे ही सिंगल बॉन्ड हो, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो मेरा sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। बात क्लियर है। अब बात करते हैं एक एग्जांपल के जिससे हमारा सारा मेथड 1 क्लियर हो जाए। देखिए मैं बात करता हूं CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड के साथ एक कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक और कार्बन लगा हुआ है, उस कार्बन के बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड से एक CH2 जुड़ा हुआ है, उस CH2 सिंगल बॉन्ड से फिर CH जुड़ा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन है, और फिर लास्ट में डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। तो यहां पर हर कार्बन के हाइब्रिडेशन की बात कर लेते हैं। तो पहले कार्बन की बात करूं, वहां पर क्या है बताइए, वहां पर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सेकंड कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड आ गया है, तो उसका sp2 हो जाएगा। थर्ड कार्बन के पास क्या हो जाएगा, वहां भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट था एक, तो उसका भी क्या हो जाएगा बताइए, उसका भी sp2 हो जाएगा। फिर मैं आगे बात करता हूं, तो जो नया कार्बन आया है उसके पास
ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उन दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, उन दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, उसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं, आगे आप देख पा रहे हैं वो वाला कार्बन मेरा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। उसके आगे मूव करते हैं तो एक कार्बन ऐसा है जो दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दैट मींस उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। और लास्ट में जो कार्बन है वहां पर आप देख पा रहे हैं कि केवल एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो, तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया मेथड वन कैसे किया हमने। अब बात करते हैं मेथड सेकंड की कि सेकंड मेथड के अंदर हम कैसे हाइब्रिडेशन को निकाल सकते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, यहीं से हम डायरेक्ट निकालना सीख जाएंगे कि किस तरह हाइब्रिडेशन निकाला जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों इस चीज को। देखिए इन सेकंड मेथड वी विल आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ n फॉर द सेंट्रल एटम। यहां पर हम सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे सेंट्रल एटम के लिए कि सेंट्रल एटम के लिए n की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे। अब सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये n क्या है, n यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मेरा बताएगा कि वहां पर n की वैल्यू क्या होगी। बात क्लियर है। अब मान लीजिए मेरी n की वैल्यू आती है 2, अगर n की वैल्यू 2 आ रही है दैट मींस वहां पर हाइब्रिडेशन sp हाइब्रिडेशन होगा। अगर n की वैल्यू 3 आ रही है तो वहां पर हाइब्रिडेशन sp2 हाइब्रिडेशन कहलाएगा। अगर n की वैल्यू 4 आई है तो वहां पर हाइब्रिडेशन sp3 कहलाएगा। n की वैल्यू 5 आती है तो sp3d हाइब्रिडेशन कहलाएगा। n की वैल्यू 6 आती है अगर sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा और अगर n की वैल्यू 7 आती है तो वहां हाइब्रिडेशन sp3d3 हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आई n की वैल्यू क्या आने पर क्या हाइब्रिडेशन होगा। इस चीज को याद रखना है बच्चों, क्योंकि हम डायरेक्टली n की वैल्यू निकालेंगे और हमें पता होना चाहिए कि उस वैल्यू के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बात क्लियर है। तो देखिए अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि n की वैल्यू ये होगी तो ये हाइब्रिडेशन कहलाएगा, बट हमें पता ये लगाना है कि n को कैसे निकाला जाए। उस n को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। क्या बोला मैंने, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, या मैं बोल दूं नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम, एक ही बात है, प्लस माइनस चार्ज। क्या बोला मैंने, फॉर्मूला क्या हुआ देखिए, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आई, कैसे निकालेंगे हम, यहां इस फॉर्मूले से हम, ये जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि वहां पर n की वैल्यू क्या आएगी और अगर n की वैल्यू पता लग गई तो हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया। अब यहां पर दो बात उठती है, पहली हाउ वी फाइंड ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फाइंड कैसे करेंगे कि किस एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए जनरली हम यहां पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, दैट मींस 13th ग्रुप एलिमेंट, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16, 17, 18th ग्रुप, इन एलिमेंट्स की बात करेंगे और इन्हीं के बीच में मैक्सिमम हाइब्रिडेशन की बात करेंगे। बात क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं 13th ग्रुप की तो 13th ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर मैं बात करता हूं 14th ग्रुप की तो उसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। 15th ग्रुप की बात करता हूं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। 16th ग्रुप की बात करता हूं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 17th की बात करता हूं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और 18th ग्रुप की बात करता हूं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। बात क्लियर है, समझ में आया सारा कॉन्सेप्ट। तो ये मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करी। अब मैं बात करता हूं यूनिवैलेंट एटम की कि यूनिवैलेंट एटम क्या होते हैं। यूनिवैलेंट या मैं कह दूं मोनोवैलेंट एटम वो होते हैं जो केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हो। कौन से, जो केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ही बना सकते हो वो होते हैं मेरे यूनिवैलेंट या फिर मैं बोल दूं मोनोवैलेंट एटम होते हैं। बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनका हाइब्रिडेशन निकालते हैं कि हमें कितना हाइब्रिडेशन समझ में आया है। सबसे पहले मैं बात करता हूं BF3 की।
तो देखिए ये मैंने लिखा BF3। अब BF3 के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा होगा? बोरोन होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो बोरोन मेरा क्या है? सेंट्रल एटम है। और अगर बोरोन सेंट्रल एटम है तो उसके अंदर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हम सब जानते हैं बोरोन 13 ग्रुप का एलिमेंट है, और 13 ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। और यहां पर नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम कितने होंगे? यूनिवेलेंट एटम हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, क्योंकि 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम भी 3 हो गए। और चार्ज कितना दिख रहा है आपको? चार्ज यहां पर 0 दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 थे तो 3 + 3, वापस +3 क्यों लिखा? क्योंकि यूनिवेलेंट एटम भी 3 है। और चार्ज कितना है? चार्ज यहां पर 0 है तो +0 कर देंगे, और +0 करते ही इसको 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे को। तो टोटल क्या हो गया? टोटल इक्वल्स टू हो गया 6/2, और 6/2 कितना होता है? 3 होता है। और 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दैट मींस BF3 मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता होगा। और अगर sp2 हाइब्रिडेशन रखता है तो sp2 के अंदर हमने जब शेप पढ़ी थी, ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो ज्योमेट्री क्या थी? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। बात क्लियर है? समझ में आया? तो BF3 जो होगा मेरा वो कैसा होगा बताइए? sp2 हाइब्रिडेशन होगा, और ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप रखता होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर BF3 की शेप। बात क्लियर है? इसी तरह मैं बात करता हूं CH4 की, मैं बात करता हूं सेकंड एग्जांपल। CH4 के अंदर सेंट्रल एटम हो गया मेरा कार्बन एटम। अब कार्बन के अंदर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कार्बन मेरा 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तो वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, बिल्कुल 4 हो गए हैं। नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम कितने हो गए? देखिए 4 हो गए, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है जो केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं। और चार्ज की मैं बात करूं तो यहां पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो चार्ज 0 हो जाएगा। तो यहां पर फॉर्मूले में पुट कीजिए n इक्वल्स टू 4 + 4 + 0, और इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा? देखिए 8/2 आ चुका है, और 8/2 कितना होता है? 4 हो जाएगा। और 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बिल्कुल हमने पढ़ा था 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और sp3 हाइब्रिडेशन हो चुका है तो वहां ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? वहां ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आ जाएगी। दैट मींस आप देख पा रहे हैं CH4 की स्ट्रक्चर, वहां पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई दे रही है आपको। बात क्लियर है? समझ में आया? सेकंड एग्जांपल। अब देखिए हम स्पीड बढ़ाते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए BeCl2। BeCl2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम सेकंड ग्रुप का मेंबर होता है, और वहां पर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। नंबर ऑफ यूनिवेलेंट 2 हो जाएंगे। चार्ज 0 है यहां पर, तो n इक्वल्स टू 2 + 2 + 0/2, दैट इज इक्वल्स टू 4/2 हो जाएगा। और 4/2 को हम सॉल्व करके 2 लिख देंगे, तो यहां पर हाइब्रिडेशन क्या आएगा 2 के लिए? sp हाइब्रिडेशन आ जाएगा। और sp हाइब्रिडेशन में हमने पढ़ा था कि वहां शेप कौन सी होती है? वहां शेप लीनियर शेप होती है। तो हम यहां क्या लिख देंगे? लीनियर शेप। देख पा रहे हैं आप, ये है मेरा BeCl2 का मॉलिक्यूल, जहां पर शेप आपको लीनियर दिखाई दे रही है। इसी तरह मैं एग्जांपल की बात करता हूं नेक्स्ट की, PCl5। बिल्कुल PCl5 आप देख पा रहे हैं, वहां पर सेंट्रल एटम कौन सा है? फास्फोरस। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 15 ग्रुप का एलिमेंट है। 5 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीशीज 5 है, चार्ज 0 है। तो फॉर्मूले में पुट कीजिए इसको, 5 + 5 + 0/2, दैट इज इक्वल्स टू 10/2 आ गया है। और 10/2 कितना होता है? 5 होता है। और 5 का मतलब sp3d आ गया है हाइब्रिडाइजेशन। क्या आ गया है? sp3d हाइब्रिडेशन आ गया है। और sp3d हाइब्रिडेशन है तो शेप क्या हो जाएगी? शेप हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हो जाएगी sp3d की। तो PCl5 मेरा कुछ इस स्ट्रक्चर में होता होगा, एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप रखता होगा। बात क्लियर है? ये थे मेरे कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब मैं बात करता हूं चार्ज मॉलिक्यूल की। चार्ज मॉलिक्यूल की देखिए मैं बात करता हूं एग्जांपल SO4-2 की। किसकी? SO4-2 की मैं बात करता हूं। तो यहां पर सेंट्रल एटम कौन सा है? सल्फर मेरा सेंट्रल एटम है। हम जानते हैं सल्फर 16 ग्रुप एलिमेंट है, बिल्कुल 16 ग्रुप एलिमेंट है, आप देख पा रहे हैं यहां पर। और 16 ग्रुप है तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल कितने हो जाएंगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। यूनिवेलेंट स्पीशीज कितने हैं बताइए? यहां पर यूनिवेलेंट एटम 0 है। दैट मींस एक भी ऐसा एटम नहीं है जो यूनिवेलेंट हो। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। दैट मींस यहां पर ऑक्सीजन यूनिवेलेंट नहीं है, तो यूनिवेलेंट कितना हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, यूनिवेलेंट जीरो है, और चार्ज कितना है, चार्ज -2 दे रखा है। यहां पर बात क्लियर है? तो इसको वैल्यू में पुट करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए n इक्वल्स टू 6 + 0, पहले जीरो इसलिए आया है क्योंकि नंबर ऑफ यूनिवेलेंट स्पीसीज या नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम जीरो है। तो 6 + 0 + 2, यहां पर चार्ज -2 था तो उसको फॉर्मूले में +2 करके लिखा जाएगा। अगर चार्ज माइनस में दे रखा है तो फॉर्मूले में प्लस करके लगाना है, और अगर चार्ज प्लस में दे रखा है तो फॉर्मूले में माइनस करके लगाना है। तो क्या हुआ, n इक्वल्स टू 6 + 0 + 2/2, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/2 आ जाएगा, और 8/2 इक्वल्स टू कितना होता है, 4। दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर शेप की मैं बात करूं तो क्या होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। दैट मीन्स SO42- जो होगा वो कुछ इस शेप रखता होगा, दैट मीन्स एक टेट्राहेड्रल शेप रखता होगा। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यहां तक ठीक है। इसी तरह मैं बात करता हूं एक और एग्जांपल की, PO4- की। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं फास्फोरस सेंट्रल एटम है, तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने अभी पढ़ा। यूनिवेलेंट स्पीसीज की बात करूं, सारे ऑक्सीजन है तो कोई यूनिवेलेंट स्पीसीज नहीं होगा, जीरो हो गया। चार्ज की मैं बात करता हूं तो यहां -3 है, तो फॉर्मूले में +3 लिखा जाएगा। तो n इक्वल्स टू 5 + 0 + 3/2, और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 8/2 आ जाएगा, और 8/2 होता है हमारा 4। दैट मीन्स PO4- भी sp3 हाइब्रिडेशन रखता होगा, और sp3 हाइब्रिडेशन रख रहा है तो वहां शेप क्या हो जाएगी, वहां भी शेप टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। दैट मीन्स PO4- क्या होगा, वो भी एक टेट्राहेड्रल शेप का मॉलिक्यूल होगा, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। बात क्लियर है? समझ में आया? इस तरह हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, उसके पास कितनी यूनिवेलेंट स्पीसीज है वो देखिए, उसके बाद चार्ज देखिए, 2 से डिवाइड करके उसको सॉल्व कर लीजिए। बात क्लियर है? इसी तरह मैं एक और एग्जांपल की बात कर लेता हूं, SF6। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सल्फर के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम, यूनिवेलेंट एटम मतलब यहां पर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो 6 हो जाएंगे। क्या कोई चार्ज दिखाई दे रहा है SF6 में, कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज 0 हो जाएगा। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, n इक्वल्स टू 6 + 6 + 0/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12/2, और 12/2 क्या होता है मेरा, 6 होता है, और 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और sp3d2 हाइब्रिडेशन हुआ है तो वहां पर शेप क्या आ जाएगी, शेप वहां पर आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल। क्या आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल शेप आ जाएगी, जिसे हम स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलते हैं। तो ये सब थे कुछ बेसिक एग्जांपल्स हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। इसी तरह आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। बात क्लियर है, समझ में आया आपको? तो ये था हमारा मेथड सेकंड। अब हम बात करते हैं मेथड थर्ड की। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज गिवन। जब हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे रखा हो वहां हम बात करेंगे मेथड थर्ड की। तो इसको कैसे निकालेंगे, वहां हम निकालेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। उस सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर प्रेजेंट है वो, प्लस उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड को अगर ऐड कर दें तो हमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल चुके हैं तो हम वैसे ही बता देंगे उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। अगर 2 होंगे तो sp, 3 होगा तो sp2, 4 होंगे तो sp3। इसी तरह हम सारे हाइब्रिडेशन बता सकते हैं। बात क्लियर है? अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं CO2। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है एक CO2 का स्ट्रक्चर। बात क्लियर है? तो CO2 स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे बताइए। यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो चुके हैं, 2 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो चुके हैं। अब क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर है, बिल्कुल नहीं, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे, 2 आएंगे। और 2 का मतलब होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है 2 का मतलब। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लेता हूं CCl4। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। तो 4 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं तो हम वैसे ही sp3 हाइब्रिडेशन बोल सकते हैं। बट अगर इस फॉर्मूले से करना चाहें तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। क्या कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है।
तो दैट मीन्स n की वैल्यू 4 हो जाएगी और 4 का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर है? तो आपको समझ में आया किस तरह हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ये 3 मेथड हमने पढ़े हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि किस तरह हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन किया जाएगा। बात क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।